सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। अविनाश गोरक्षर, संदीप वागले, कुणाल सरावगी और गौरव बिस्ता। और लेते हैं कुछ और बेहतरीन पिक्स इससे पहले कि बाजार खुले प्री ओपनिंग सेशन में। दो स्टॉक में देख रहा हूं जो बड़े इंटरेस्टिंग चुने हैं गौरव ने आज मंदी की तरफ। जब भी येन मजबूत होता है मारुति गिरता है और मारुति को शॉर्ट करने के लिए चुना है गौरव ने। दूसरा, जब भी ग्लोबल मार्केट्स खराब होते हैं मेटल्स गिरते हैं और मेटल्स में टाटा स्टील का पुट चुना है खरीदारी करने के लिए, से यानी कि मंदी के लिए। तो गौरव, इन दोनों के बारे में बताएं आप। देखिए, मारुति भी है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सेल कॉल है। ऊपरी लेवल से हम लोग क्लाइंट्स को बिकवा रहे हैं। यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि शॉर्ट्स बनने के बाद 4150 स्पॉट लेवल्स के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है एक बार 4000 या उसके नीचे भी स्टॉक एक बार जा सकता है। अच्छे खासे लॉन्ग अनवाइंड होने के बाद शॉर्ट्स बन चुके हैं, पुट्स का इफेक्टिव हो चुके हैं। तो वो यहाँ से 4060 का इमीडिएट टारगेट होगा। इसके नीचे 4000 फ्यूचर्स में आपको टेस्ट करवा सकता है। 4175 का छोटा स्टॉप लॉस आप इसको सेल कर सकते हैं। और टाटा स्टील का अगर आप देखेंगे दूसरे मेटल स्टॉक से कंपैरिजन में ज्यादा वीक है, चाहे वो हिंडाल्को वेदांता हो, वो अभी भी क्लोजिंग के हिसाब से अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। और अगर टाटा स्टील की बात की जाए तो 345 348 के यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेडिंग शॉर्ट्स बने हैं। और 3 या 4 पर ऐसा हुआ है कि 345 346 के यहाँ से शॉर्ट्स आते हैं और 340 345 तक आ रहे हैं। तो 340 के नीचे अभी इसमें आप देखेंगे तो जो एक्शन चालू हुआ है 330 और 320 पुट्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये जो इमीडिएट इसका जो सपोर्ट है 325 से 320 वो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो वो लिहाज से मैंने पुट ऑप्शन की सलाह दी है। 330 का पुट बाय कीजिए, 14 का टारगेट, 4.5 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई आज गौरव की ओर से। बाजार में प्री ओपन सेशन का समय नजदीक आ चुका है और अगर आप देखें तो इस वक्त जापान के मार्केट करीब 2.5% नीचे है, हांगकांग भी करीब 2.5% नीचे है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 1% के आसपास के नुकसान के साथ 75 पॉइंट नीचे दरअसल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे बाजारों में भी इसी पैटर्न पे शायद शुरुआत होती हुई दिखाई दे, ये उम्मीद करनी चाहिए। कुछ ही सेकंड्स में हमें अपने शुरुआती कोट्स दिखाई देंगे। करीबन 1% नीचे 70 या 75 पॉइंट का नुकसान दिख सकता है। अच्छी बात यह है प्रदीप कि हम उतना कमजोर नहीं होंगे शायद जितना हांगकांग और बाकी बाजार हो। तो अगर 1% से भी बच जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन पहली टिक आती हुई दिख रही वो बुरी है। 115 अंक नीचे है निफ्टी पर और अब निफ्टी पर कमजोरी 65 अंकों की। हालांकि सेंसेक्स एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को 4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, एलएनटी में है 3% का नुकसान, एसबीआई 2.5% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 7% नीचे। अब ये स्टॉक है जो दबाव बनाते हुए निफ्टी पर इस वक्त शुरुआती कारोबार में। आइए रुपए की चाल पर नजर रखेंगे क्योंकि 66, 5 पैसे की कमजोरी हमने देखी थी शुक्रवार के सेशन में। करेंसी मार्केट में मामूली कमजोरी, लेकिन आज कितना कमजोर होता है रुपया वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए 66.93 इस पर खुला, यानी कि कितना 18 पैसे की 17 पैसे की कमजोरी रुपए में हुई है। तो 17 पैसा कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है और 67 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो करेंसी मार्केट से संकेत कमजोरी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। और निफ्टी में भी प्री ओपनिंग सेशन में 8100 के आसपास के लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त, तो नजर वहां पर भी रखेंगे। एक और स्टॉक जो तेजी माफ कीजिएगा कमजोरी में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है वो है एलएनटी। और आपने देखा किस तरह से शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कमजोर आईआईपी के आंकड़े आए, -0.8%, यानी कहें कि -1% ये था आंकड़ा आईआईपी का। एलएनटी, भेल या फिर कोई दूसरा स्टॉक कैपिटल गुड शेयरों में जहां आप शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय देंगे गौरव, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के, अगर आपके रडार पर है कोई तो बताइए। देखिए, मैं भेल पे ही सलाह दूंगा। 127 128 ऐसा लेवल है जहां पे काफी बार इसमें शॉर्ट्स वगैरह बने हैं, ट्रेडिंग शॉर्ट्स वगैरह बने हैं। तो यहाँ से अगर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो भेल की है। तो यहाँ पे अगर किसी को सेल करना है तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस आप भेल को सेल कर सकते हैं। 118 से 116 तक लेवल्स दिखा सकता है। लार्सन में सेल करूंगा, लेकिन ये लेवल्स पे नहीं करूंगा, मैं थोड़ा नीचे लेवल्स पे करूंगा। ये अगर उसके पॉजिटिव जोन में है फिलहाल अभी। तो अगर मैं सेल करना भी चाहूंगा तो मैं 1450 के नीचे सेल करूंगा। वहां पे फिर मुझे एक 70-80 रुपीज का 100 रुपीज का टारगेट देखने मिल सकता है और 1490 के स्टॉप लॉस मैं भेज दूंगा फिर। ओके, आज के मार्केट में प्री ओपन सेशन के दौरान एमटेक ऑटो आप देखिए करीब 4% ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। कमजोर मार्केट में, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं कि ये अपनी जर्मन यूनिट को बेचने के काफी करीब पहुंच गए हैं और इसका पूरा फायदा मिलता हुआ तकरीबन $700 मिलियन यानी 4700 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन देखा जा सकता है। विनाश, क्या कहेंगे आप? आई थिंक प्रदीप, मुझे लग रहा है कि
अगर ये सेल होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डेट बैलेंस शीट पे कम होगा, लेकिन ऑपरेशनली मैं समझता हूं कि अभी भी कंपनी की दिक्कतें खत्म नहीं हो चुकी है और मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ का जो टोटल कंसोलिडेटेड डेट है, मुझे लग रहा है कि कंपनी को डेफिनेटली एक छोटा रिलीफ जरूर मिलेगा। बट अगर अर्निंग्स की पॉइंट बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई फंडामेंटल बेसिस बनता नहीं है कि जिससे अभी कोई स्ट्रांग बाय बनता है। तो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड दिस शेयर और आगे डेवलपमेंट वॉच करूंगा। ओके, एक स्टॉक अबान ऑफशोर, इसके चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे वागले साहब। दो खबरें देख रहा हूं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव खबर यह कि जून 2016 में अपने प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट करना है, तो कंपनी ने कह दिया वो हमसे नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। दूसरी खबर थोड़ी पॉजिटिव साइड पर दिख रही है, $250 मिलियन से ज्यादा इन्हें आने हैं ईरान से। अब सैंक्शंस हट गई हैं तो धीरे धीरे वो पैसा आना शुरू होगा, ये उम्मीद कर रही कंपनी। उनका ये कहना है कि हालांकि बैंकिंग चैनल अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं है, कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं। तो एक पॉजिटिव खबर है, एक नेगेटिव खबर है। इन दोनों के बीच में अबान ऑफशोर का शेयर चार्ट पर कैसा दिखता है, क्या लेवल्स अहम है? अनिल जी, दोनों तरफ से खेल सकते हैं। नेगेटिव खबर है तो हल्का सा करेक्टिव मूव आएगा, 212 का क्लोजिंग है, शायद 200 तक जाएगा। मैं वो अपॉर्चुनिटी समझता हूं बाइंग की, क्योंकि वीकली चार्ट्स में काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट पिछले वीक आया है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, और मेरा ये 250-260 की तरफ का संकेत मुझे दिख रहा है। अभी 212 है, 200 की तरफ आए तो ले ले, लेकिन 2-3 दिन में मूव एक्सपेक्ट ना करे। 3 या 4 हफ्ते का व्यू लेके आई थिंक 30% पॉजिटिव अपसाइड मूव आई विल प्ले फॉर दैट। और मैं 190 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करूंगा नियर 200 और 250-260 इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। ओके, 200 के आसपास मिले तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है अबान ऑफशोर पे। और आइए अब आपको बताते हैं 2020 टीमों में आज कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं। जल्दी से नजर डालते हैं पूरी टीम पे। तो जिस तरीके से हमने अपना कंस्ट्रक्ट बनाया कि यहाँ पे खरीदारी के माहौल ज्यादा है, येस बैंक IIFL FI लिमिट बढ़ी, इस खरीदारी करिए। अबान ऑफशोर का पेमेंट रिलीज हुआ ईरान से, वो खबर चलते खरीदारी करिए। वहीं डॉक्टर रेड्डीज US में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग किया है, वो खबर है। सुदर्शन केमिकल पूरा टर्नडाउन की स्टोरी है। गोकुलदास में भी आप रिजल्ट के बाद देखिए स्टॉक की री रेटिंग होती हुई इसलिए खरीदारी। लेकिन अगर ब्रेक्जिट होता है तो वहां का असर दिख सकता है। हिंडाल्को और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक यहाँ पे कमजोरी के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन जेट एयरवेज जिस तरह खबरें आ रही है एविएशन स्पेस के लिए वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे बेच के चलिए। लेकिन A to Z इंफ्रा को नेपाल सरकार से जो 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है वो इसके लिए पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह होगी। आपके बिल्कुल विपरीत है आज की हमारी टीम। आपको खरीदारी के माहौल दिखता है, हमें बिकवाली करने का माहौल दिखता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर प्रेशर ज्यादा आएगा और ग्लोबल इंड्यूस प्रेशर होगा शायद इंडियन मार्केट में खरीदारी करने के मौके हो। लेकिन आज संकेत कमजोर है, रिस्क ऑफ ट्रेड्स का दिन है, तो शायद प्रेशर होगा। टाटा मोटर्स का DVR, टाटा स्टील, DLF, SBI, ICICI बैंक, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर झेलते हुए नजर आएंगे। तमाम ही दिग्गज काउंटर्स हैं जो हाई बीटा जोन्स में भी क्लासिफाई होते हैं। थायरोकेयर लेकिन खरीदारी करने की सलाह है, और अगर वाकई कोई सीरियस करेक्शन आना है तो शायद और अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे बाय करने के लिए। रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड आए थे, स्टेडी परफॉर्मेंस था और मैनेजमेंट बैंडविड्थ आउटलुक लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं। पिडिलाइट और DHFL जो ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग ग्राउंड पे हैं, लेकिन जिस तरह का बिल्डअप वायदा में देखने को मिला था, हमें लगता है शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद ये स्टॉक्स दबाव झेलते हुए नजर आए। एमटेक ऑटो फ्री हिट के तौर पे ले रहे हैं सिर्फ खबरों के दम पर, क्योंकि फंडामेंटली तो वाकई बड़ा वीक है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी डेट रिड्यूस करेगी शायद हालात इस कंपनी के और स्टॉक के इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो इस कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान्स और उस आउटकम पर खासतौर पर नजर रखें। आज भी खबर है कि टेक4 को जल्दी बेचती हुई नजर आएगी, उस खबर पर शायद आज एक उछाल। और फाइनली एक्सिस बैंक, क्योंकि हम हाईलाइट कर चुके हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में आज हमें प्रेशर नजर आता है। एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में, लेकिन शायद एक माइनर करेक्शन के लिए आज तैयार रहना चाहिए हमें, बिकवाली करने के यहाँ पे मौके। चलिए, तो ये है स्टॉक 2020 के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। दो बेहतरीन टीमें बनी है, एक शॉर्ट साइड पर और एक लॉन्ग साइड पर। अब आपको क्या करना है वो आप उस हिसाब से प्लेयर्स उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं। चलिए, रुपए में इस बीच कमजोरी बढ़ गई है, जो हम डर ही रहे थे कि रुपया कमजोर होगा। 67 का लेवल रुपया छू चुका है, यानी कि लगभग 25 पैसे के आसपास का नुकसान करेंसी मार्केट में हो चुका है। सावधान रहें, ये संकेत इस वक्त आपके लिए। चलिए, संकेत सावधानी के प्री ओपनिंग सेशन में आते हुए भी दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से सेटल हो चुका है या होने की तैयारी में 165 नीचे दिख रहा है और 8100 के बेहद करीब आपको नजर आएगा निफ्टी। अब जो स्टॉक्स कमजोर दिख रहे हैं उनमें बैंक शेयर थोड़े आगे लीड करते हुए दिख रहे हैं और मेटल्स। कुणाल, आपसे राय लेना चाहता हूं मेटल शेयरों में।
टाटा स्टील का पुट खरीदने की राय तो गौरव दे रहे हैं, लेकिन मेटल्स में अगर एक स्टॉक को शॉर्ट करना हो चार्ट्स के लिहाज से, आपकी पसंद कहाँ होंगी? देखिए, मेरी राय में वेदांता को शॉर्ट किया जा सकता है। नहीं, जिस तरह का इसमें वन वे राइज हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, मुझे लगता है कि कमजोर बाजार में सबसे सीवियर करेक्शन यहीं पर आने की संभावना है। तो एक बार के लिए काउंटर फिसल करके 110 से 111 के लेवल्स पर आ सकता है और वहां पर मुझे लगता है कि कुछ सपोर्ट इसको हासिल है। तो मान लीजिए अगर ये थोड़ी बहुत गिरावट के साथ आज खुलता है तो इसमें शॉर्ट करें, 110 का एक टारगेट रखें, स्टॉप लॉस जो है वो 118 के आसपास रखना। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आते हुए वेदांता एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जेट एयरवेज जैसे कि हम बात कर रहे थे, काफी हद तक दबाव दिखेगा, करीबन 3.5% के आसपास का नुकसान यहां पर आता हुआ, 3 से 3.5% दिखाई दे रहा है। शुरुआत में 551 के लेवल पर अब ये पहुंचता हुआ। संदीप, इस लेवल को देखते हुए क्या ट्रेड बनता है? मुझे नहीं लगता है कि यहां पर मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि 550 का स्ट्रांग सपोर्ट है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर 548 वगैरह ब्रेक कर देता है, जो प्रायर स्विंग लो है, उसके नीचे फिर 530 की तरफ के लिए मूव खुल रहा है, तो 530 के नीचे ही, 528 के नीचे ही, 540 के नीचे बेचे। तो बेचने के लिए थोड़ा इंतजार करें, ये अहम सपोर्ट लेवल है और पिछले हफ्ते भी इन्हीं सपोर्ट लेवल के आसपास से ये थोड़ा रिकवर करते हुए दिखा, तो फिलहाल शायद थोड़ा सा इन लेवल पर बेचना ठीक नहीं होगा। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है, सेटल 167 अंकों की नुकसान के साथ 26,500 के नीचे हम करेंगे शुरुआत, लेकिन निफ्टी आपको अंदाजा लगाने का वक्त देगा, क्योंकि शुरुआत उन लेवल पर हो रही है जो काफी अहमियत रखते हैं, और वो है 8,100 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है 66 लाख शेयरों का। तो इस लेवल पर शुरुआत होगी, तो शुरुआती कारोबार में काफी लोग ऐसे होंगे जो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर भी करेंगे, जिन्होंने थोड़े शॉर्ट्स करें। लेकिन अब बेचने वाले ट्रेडर्स क्या इन लेवल पर बेचते हैं या उछाल का इंतजार करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार रिकवर हो पाता है नहीं। फिलहाल निफ्टी के 50 में से 47 स्टॉक नीचे खुलेंगे। मजबूत खुलने की तैयारी सिर्फ एक ही स्टॉक कर रहा है, वो है टाटा पावर, और इसके चार्ट्स देख लीजिए। कुणाल, टाटा पावर 1% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन में, खरीदेंगे आप? डेफिनेटली एनर्जी चार्ट बहुत बेहतर है और पिछले कई दिनों से ये बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है और 75 का स्तर इसने पार किया, जो कि मुझे लगता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। अब मुझे लगता है कि 80 तक की जाने की इसकी तैयारी है, तो डेफिनेटली बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 75 जो कि मेजर रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट का काम देगा, वहां पर रखें, और 80 पहला लक्ष्य हो। ओके, तभी आप देखिए बैंकिंग स्टॉक, जैसे कि हम बात कर रहे थे, निफ्टी से ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलता है, करीब 1.25% बैंक निफ्टी इस वक्त आपको कमजोर नजर आएगा, जबकि निफ्टी करीबन 0.25% ही गिरता हुआ दिखाई दिया है। और काफी सारे स्टॉक्स हैं, एसबीआई, एक्सिस जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अलावा पीएनबी और ओबीसी पर भी नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट ओबीसी पर करीबन 2.5% के आसपास तक हमने नुकसान होते हुए देखा है, और पीएनबी में तकरीबन 2% का। तो पीएनबी, कर्नाटका, एक्सिस बैंक, ओबीसी, ये कुछ एक्टिव स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं आज, जहां पे नुकसान होते हुए देखा जा रहा है इस वक्त। कुणाल, क्या कोई खास इनमें से किसी स्टॉक पे आप मूव देख रहे हैं, कोई ट्रेड बनता है? देखिए, मेरी राय में प्रदीप सबसे कमजोर चार्ट अगर आप देखें तो स्टेट बैंक का है, जहां पर कि एक टॉपिंग आउट पैटर्न हमने शुक्रवार को ही देख लिया था और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन भी आया जब इस काउंटर ने 210 के लेवल से बिकवाली आती इसमें दिखाई दी। मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहां पर गिरावट और गहराएगी, 195 तक स्टेट बैंक फिसल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी मुझे लगता है कि निफ्टी की बनिस्बत ज्यादा दिखाई देगी। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार के लिए 17,500 के स्तर भी छू सकता है। ओके, ये राय है इस वक्त। चलिए, बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर दिख रहा, अब क्या कहेंगे आप? संदीप बताइए, ये तो 17,600 पर खुल रहा है, 200 अंक नीचे, तो बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा दिख रही है। अनिल जी, गैप से खुलेगा वहां पर सेल करने की राय मैं नहीं दूंगा, बाउंस बैक के पे सेल करने का सोच सकते हैं, थोड़ा वेट ही करें। आई थिंक आज हाफ एन आवर रूल काफी यूज में आएगा, हाफ एन आवर के लिए वेट करें। हाई ब्रेक करता है तो तेजी ना करे, ऊपर में बेचे, लेकिन लो ब्रेक करता है तो फिर बेच के चले। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिलहाल गिरावट में थोड़ा सा इंतजार करें और मार्केट का मूड भांपने के बाद नई पोजीशन बनाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि अनिल अभी कह रहे थे, निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स में कमजोरी है। दो स्टॉक्स हालांकि जो पॉजिटिव है, टाटा पावर और डॉक्टर रेड्डीज, इंटरेस्टिंगली इनमें वॉल्यूम भी कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं रिलेटिवली बाकी के मार्केट के सामने, लेकिन देखना होगा इस खबर का असर कहां तक इन दोनों स्टॉक्स पे बना रहता है। वहीं अगर आप निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स पे नजर डालें, काफी सारे छोटे स्टॉक्स जहां पर हमने उछाल
आज के दिन देखा है वेल्सपन एंटरप्राइजेज, ये वो स्टॉक है जहां पर हम करीबन 8.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं और वॉल्यूम भी यहां 9-10% के आसपास, जैसे कि हम वेल्सपन और टाटा पावर की डील की बात कर रहे थे। लगता है उसी का इम्पैक्ट साफ तौर पे दिखाई दिया है स्टॉक पे। कुणाल, क्या आप इसके चार्ट्स पे नजर डाल सकते हैं? बिल्कुल प्रदीप, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। कंसोलिडेशन काफी वक्त से चल रहा था, एक कप विद हैंडल पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है जिसका ब्रेकआउट शायद आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको 72-73 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। ओके, खरीदारी करने की राय है। इस वक्त वेल्सपन एंटरप्राइजेज में एक अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। उड़ार शुगर एक और स्टॉक है जो 6% मजबूत दिख रहा है। इनफैक्ट तमाम शुगर शेयर मजबूत है और इंटरेस्टिंग बात है कि लॉजिस्टिक शेयर आज इतने मजबूत दिखने हैं। खबरें पॉजिटिव है, राज्यसभा के चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए, लेकिन उसके बावजूद अगर मजबूत नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि पिछले हफ्ते ये स्टॉक काफी भाग चुके हैं। तो अब फ्रेश खरीदारी के पहले ट्रेडर्स बाजार को स्टेबल होना देखना चाहते हैं। ये इस वक्त का संकेत है। इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर, लेकिन फिर भी फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, कोई खास बदलाव है नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज अगर सबसे कम गिरने वाला कोई सेक्टर दिख रहा है तो वो फार्मा है, क्योंकि डॉक्टर तो पॉजिटिव है, ल्यूपिन, सिप्ला, सन, ओरो, ये चारों स्टॉक ऐसे हैं जो 0.5% से ज्यादा कमजोर नहीं। तो अगर थोड़ी बहुत मजबूती आनी है बाजार में तो वो इन फार्मा शेयरों से आएगी। और ऐसे में कोई फार्मा शेयर निचले स्तरों पर अगर खरीदना चाहें, कुणाल, आपकी नजर कहाँ है? देखिए, मुझे लगता है कि सभी फार्मा स्टॉक्स में एक रेंज डेवलप होती दिखाई पड़ रही है अनिल जी, और इसमें विशेष रूप से सिप्ला के चार्ट्स को देखें तो काफी बड़ी गिरावट यहां आ चुकी है और एक बड़ा वॉल्यूम एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 500 रुपए के लेवल को पार कर जाता है तो यहां पर एक अच्छी अपसाइड, एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। तो 500 के ऊपर खरीदे सिप्ला को, मुझे लगता है 530 तक जाने की क्षमता देखती हूँ। ओके, तो खरीदना है तो सिप्ला खरीदें, ये राय है कुणाल के। लेकिन क्या शॉर्ट कवर करनी चाहिए अगर है तो, और क्या तेजी की पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए अगर है तो, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ओपनिंग के तुरंत बाद हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि ओपनिंग में अब बचे हैं 15 सेकंड और अब एक्शन पूरा शुरू होने वाला है बाजार का। देखते हैं कि किस तरह का रुझान बनता है। कमजोर शुरुआत के बाद 8100 होल्ड होकर 8120-25 तक आता है निफ्टी, या फिर 8050 की तरफ पहले बढ़ता है। तो ये सबसे अहम और इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 250 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी 8100 पर 70 अंकों के नुकसान के साथ खुलता हुआ दिखा है। 1% का नुकसान दिग्गजों में होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी 1.25% कमजोर 200 अंकों के नुकसान के साथ 17,600 के बेहद करीब। ये है शुरुआत। पहली टिक आपके लिए निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर। कमजोर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सबसे बड़ा लूजर है। एक्सिस दूसरा लूजर, लेकिन इनसे ज्यादा कमजोर है टाटा ग्रुप के शेयर। टाटा मोटर्स, डीवीआर टॉप लूजर निफ्टी पर। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये शेयर हैं जो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा आप देखिए जो कमजोरी आती हुई दिख रही है, अब आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ये लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो मेटल्स कमजोर हैं, ऑटो कमजोर हैं और बैंक कमजोर है। ये 3 सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव बनाते हुए बाजार पर, और टॉप लूजर हो चुका है अब आईसीआईसीआई बैंक 3.25% के नुकसान के साथ। ये है मजबूत क्या है? टाटा पावर 1% की तेजी, डॉक्टर रेड्डीज 0.5% मजबूत। लेकिन हाँ, दो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन पे नजर रखिए। दोनों बैंक हरे निशान में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे कि जहां आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर है, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में लोग खरीदारी कर रहे हैं। वायदा कारोबार में बता दूं, जो कहा था सबसे बेहतरीन शॉर्ट किसने? कुणाल सरावगी ने खुलने के पहले कि मेटल में सबसे पहले उसे शॉर्ट कीजिए। 3.25% का नुकसान यहां पर हो चुका है। जिंदाल स्टील उसके ठीक नीचे है। केन इंडिया में 2.5% का नुकसान है। भेल, इलाहाबाद बैंक, ये सारे शेयर जो कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। वहीं मजबूती वाले शेयरों का जिक्र करना आज जरूरी है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ दिख रही है, 17,600 के आसपास स्टेबल हो रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 8,100 के आसपास स्टेबल होता दिख रहा है, और 250 अंकों के नुकसान के साथ है सेंसेक्स। प्रदीप, कहां नजर आप? वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक्स पे, जहां डीएचएफएल में आप देखिए करीब 3% की गिरावट देखी जा रही है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई पे दबाव बढ़ता हुआ, और टाटा मोटर्स, डीवीआर, ये सभी वेदांता से ज्यादा कमजोर होते हुए इनफैक्ट अब दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा केन इंडिया पे भी काफी हद तक दबाव बढ़ा, और जेट एयरवेज करीब 2.25% का नुकसान अब दिखा रहा है।
हालांकि कुछ स्टॉक्स जो बेहतर हैं, जैसे कि हमने पहले भी नजर डाली थी, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा पावर, ये दो ही स्टॉक हैं जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं HPCL, जो कि कुणाल की एक पिक थी, वहां पर भी हमने तेजी होते हुए देखे हैं, मामूली इजाफा देखा जा रहा है। जबकि कुल मिलाकर 7 या 8 स्टॉक्स हैं केवल पूरे वायदा कारोबार में जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा हर तरफ नुकसान ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंडेक्स और वायदा कारोबार के बाहर निकलकर छोटे मझोले स्टॉक्स देखें तो उगर शुगर एक स्टॉक जो 16-17% ऊपर है आज के दिन भी, और वॉल्यूम आप यहां पर देखिए तो 10 दिन के औसत वॉल्यूम का करीब 26% देखा जा रहा है। गार्डन सिल्क, ये स्टॉक मेरे ख्याल से हमारा जैकपॉट शुक्रवार था, बिल्कुल आज भी देखिए यहां पर तेजी बरकरार है 8% की, और जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज भी चल रहा है। तो एक सुपर हिट जैकपॉट बनने की तैयारी में। अपर गैंजेस शुगर एक और स्टॉक है शुगर सेक्टर से, जहां तेजी टाटा मेटालिक्स में एक अच्छा उछाल आते हुए देख रहे हैं। और A to Z जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे थे ना, उसका फायदा देखिए 3.5% के आसपास की तेजी इसके चलते इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल, तो ओवरऑल ये कहना होगा कि बाजार खुले गैप से वहीं खुलकर उन्हीं लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, न ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिशा की तलाश है कि क्या करना है। तो 8,100 पर खरीदारी भी हो रही है और बिकवाली भी हो रही है, ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। तो ऐसे में वागले साहब क्या किया जाए 8,100 पर, या थोड़ा और इंतजार? अगर शॉर्ट है अनिल जी तो कवर किया जाए। ओके, अगर लॉन्ग जाना है तो वेट किया जाए, क्योंकि ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा इंतजार किया जाए। हाफ एन आवर के हाई ब्रेक करता है तो थोड़ी अच्छी खासी अपसाइड में मूव आ सकती है, लेकिन फिलहाल उसके संकेत नहीं है। मैं फ्रेश शॉर्ट की भी सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाजार का डायरेक्शन क्लियर होने का इंतजार कीजिए। लेकिन मंदी के खिलाड़ी एक बार की मुनाफा वसूली जरूर कर सकते हैं। अविनाश, कोई खास ट्रिगर पॉइंट्स यहां पर आप देख रहे हैं मार्केट के लिए इस वक्त? जिस तरह से हम एक नुकसान के साथ शुरुआत तो देख रहे हैं, किसी खास खबर या संकेत पर नजर रखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि प्रदीप आज के दिन में तो सीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो शायद मार्केट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आईआईपी का डेटा तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। और रही बात इस हफ्ते में, तो क्लियरली ग्लोबल इवेंट्स मार्केट्स को ड्राइव करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई और खबर मार्केट्स को कोई दिशा देगी। तो ग्लोबल इवेंट मेरे ख्याल से ये हफ्ते में पूरी तरह से काफी इम्पैक्टफुल रहेंगे। और क्लियरली ये हफ्ते के बाद जो भी इवेंटफुल डिसीजन ब्रेक्सिट का आएगा, उसके बाद ही लोकल इश्यूज जैसे कि मानसून है, मानसून सेशन है, इसके ऊपर फोकस मार्केट्स करेगा। तो क्लियरली ये एक वेरी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ब्रेक्सिट में यूके यूरो से निकलता है तो आने वाले हफ्ते में भी आपको शायद थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। रही बात अगर नहीं निकलती तो ऑब्वियसली बाउंस भी काफी जोरदार दिख सकता है। ओके, लेकिन इस बीच दो बड़े ट्रेड मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन स्टॉक्स पर मैं आपका अटेंशन लूंगा। HDFC लिमिटेड, HDFC का शेयर लाइए, BSE पर भारी भरकम वॉल्यूम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, और 0.1% हिस्सेदारी HDFC लिमिटेड की बदली है। 15,80,000 शेयरों का कारोबार, ये कारोबार बड़ा कहा जाएगा। 15,80,000 शेयरों का डिलीवरी वॉल्यूम सुबह सुबह होना बड़ा सौदा माना जाएगा। 1224 रुपये 50 पैसे में। ओके, तो स्टॉक अपने डिलीवरी वॉल्यूम पर जहां हुआ है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 1224.50 में ये बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, यहां पर भारी भरकम कारोबार होता हुआ दिखा है। HDFC लिमिटेड में बड़ा एक्शन है वॉल्यूम के लिहाज से। एक और स्टॉक वो भी निफ्टी का ही है, और वहां पर और भारी भरकम वॉल्यूम हो रहा है। HCL टेक में देखिए 0.2% हिस्सेदारी और 28,50,000, ये भी BSE पर हुआ ट्रेड। जी हाँ, दोनों ही स्टॉक BSE पर ट्रेड हुए हैं। 28,50,000 शेयरों का डिलीवरी कारोबार HCL टेक में हुआ है, और यहां पर डील की साइज दुगनी है HDFC के मुकाबले में। 745 रुपए पर यह कारोबार हुआ है। तो दोनों ही कारोबार बड़े जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। अब चार्ट्स पर फटाफट दोनों स्टॉक के लिए राय दीजिए वागले साहब, क्या करना चाहिए? अनिल जी, HCL टेक में हमने आई थिंक 3 दिन पहले 740-42 में बाइंग की राय दी थी, और मैं उसको अभी भी मेंटेन करता हूं। करंटली 749 है, मुझे लगता है 760-765 तक जा सकता है। ये स्ट्रांग स्टॉक है रिलेटिवली। जब इन्फोसिस गिर रहा था तो ये स्टॉक चढ़ के स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और मुझे अभी भी दिख रहा है। HDFC में टॉपिंग आउट पैटर्न बना है। नियर 1250-1260 एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं। डाउन साइड 1200-1190 तक आ सकता है, लेकिन वहां पर मेरा पॉजिटिव व्यू होगा। मैं रादर देन सेलिंग नाउ, क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, नीचे में लेने की ही सलाह दूंगा। और इसमें एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैं इसको मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड करता हूँ। HDFC कब बेचेंगे ये बताइए? 3,000 पे बेचेंगे। बस ये आज की टिप ये है कि HDFC को 3,000 में बेचेंगे।
निवेश के लिए टाइम ये पूछ लीजिए। 3 साल 5 साल? नहीं, 3 साल। 3 साल। 3 साल में 3000 का लेवल दिख सकता है। ये तो एक शानदार कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई। 8092 इस वक्त निफ्टी के लेवल आपको दिखाई देंगे और निफ्टी बैंक करीबन 17616 पे। तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद थोड़ा सा दबाव यहां पे फिर से दिखाई दे रहा है। कुछ खास स्टॉक्स अगर आप देखें जहां पर हमने नुकसान देखा है, फोर्टिस हेल्थ केयर अब करीब 3.5% के आसपास का नुकसान दिखाते हुए 160 के नीचे हालांकि नहीं गया है जो लेवल जिस पे नजर थी। MTNL में काफी हद तक नुकसान बढ़ता हुआ 3% के आसपास का। जेम फाइनेंशियल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाल के दिनों में काफी ज्यादा चले थे और उसके बाद अब दबाव देखा जा रहा है। प्रीकॉल जिस पर काफी ट्रेडर्स की पोजीशंस इस वक्त हो सकती है। एस्ट्रा माइक्रो जिस पर काफी हद तक पोजीशन होगी। वालचंद नगर जिस पर काफी हद तक पोजीशन होगी। संदीप, इन ट्रेडर्स के लिए अब आप क्या राय देंगे? ये स्टॉक जो काफी चले अलग अलग थीम्स पे और अब कमजोर हो रहा है मार्केट के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो प्रीकॉल में मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें पूरा क्लियर 64-65 पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ये निकला है। अगर करेक्ट भी होता है, करंटली 73 है प्रदीप, अगर 70-71 तक आता है, मैं इसको 65 के स्टॉप लॉस के साथ 90 के टारगेट के लिए लेने की राय दूंगा। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लूंगा और प्रीकॉल का पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। ये करेक्शन है जिसमें लेना चाहिए। करेक्शन में खरीदारी की जाए, ये राय है। शुगर शेयरों पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश होते दिख रहे हैं। शुगर शेयरों की तेजी कम होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक कई सारे शुगर शेयर है और खासतौर से जिन कंपनी के साथ यू से शुरू होता है नाम में प्रदीप देख रहा हूं, उनमें ज्यादा तेजी हो रही है। उगार, उत्तम, अपर गंगेज, ये सारे शेयर बड़े तेजी से भागे हैं पिछले। आज देखिए उगार फिर 17% ऊपर, अपर गंगेज 8% ऊपर है। ऐसा कुछ यूपी कनेक्शन है कि जिस वजह से ये शेयर इतने तेजी से भाग रहे हैं? लोग बी से शुरू हुए थे, अब धीरे धीरे यू तक पहुंचे, ऐसा भी बजाज बलरामपुर के बाद अब ओके तो यू तक। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ये तेजी आखिरी दौर में चल रही है शुगर शेयरों की? मुझे नहीं लगता इनफैक्ट, क्योंकि शुगर पे एक तो काफी हद तक व्यू बुलिश बना हुआ है, इसलिए इस तेजी के बावजूद भी। कुणाल, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, मेरी खरीदारी की सलाह है प्रदीप, और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स इस पर आए हैं। छोटे शेयरों में विशेष रूप से जो कि इतने ज्यादा ट्रैक नहीं होते हैं, वहां पर आपको ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर केसीपी शुगर को देखिए, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट यहां पर आया है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिले। ओके, तो केसीपी शुगर एक और स्टॉक जो आज चला नहीं है, अब उस पर नजर डाली है कुणाल ने सुबह ही मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी तो बोला ही था खरीदिए। और हाँ, ओएमसीज, इस पर एक गौरव से राय ली जाए। गौरव, एचपीपी आईओसी कुछ पसंद है आपको? देखिए, एचपीसीएल अच्छा लग रहा है। अगर 895-900 अगर सस्टेन कर लिया, क्योंकि यहीं से एक लॉन्ग के सिलसिले शुरू हुए थे और यहाँ पे अगर सस्टेन होता तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल सकती है। जो ऊपरी लेवल से शॉर्ट्स बने 935-940 के अराउंड से, तो वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो जो अभी पसंदीदा होगा मेरे हिसाब से वो एचपीसीएल पे नजर आएगी। ओके, एचपीसीएल वो स्टॉक जहां पर नजर रहेगी और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को ये पसंद आ रहा है। इनफैक्ट पहले कुणाल भी इस पर खरीदारी की राय आपको दे चुके हैं और ये स्टॉक करीबन 1% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 8100 के ऊपर निफ्टी फाइनली निकलते हुए तो एक बेस बनाने में शायद मार्केट आज के लिए कामयाब हुए हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो अब 180 पॉइंट का ही नुकसान रह गया है। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि शुरुआत में गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा संभल पाएंगे, वो ट्रेंड साफ तौर पे नजर आ रहा है। खास तौर पे अगर आप देखें किन स्टॉक्स में रिकवरी आई है, तो जैसे आपने बीपीसीएल पे नजर डाली, इसके अलावा एचसीएल टेक यहां पर चूंकि डील भी हुई है उसका इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। कोल इंडिया, इसमें करीबन 1% के आसपास की रिकवरी आई है और साथ ही सिप्ला और लुपिन, ये दो और स्टॉक हैं जो रिकवर करते हुए। और निफ्टी बैंक को ऊपर लाने वाला स्टॉक साफ तौर पे एचडीएफसी बैंक है और साथ ही एसबीआई, इसमें भी कुछ सुधार होते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। इन स्टॉक्स में पहले अगर इन दोनों फार्मा शेयर्स पे नजर डालें, सिप्ला और लुपिन जो निचले स्तरों से रिकवर हो रहे हैं, 5 से 6% के आसपास का वॉल्यूम है। अगर आप इनका औसत वॉल्यूम देखें तो उसके मुकाबले में संदीप क्या भी होगा आपका? प्रदीप, लुपिन में मैं थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूं। मैंने आई थिंक 1450 बोला था, वो अभी तोड़ने की तैयारी में है, तो इंट्राडे में स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। लगभग 1480 तक ये जा सकता है, 1450 तोड़ता है तो एक 1430 के स्टॉप लॉस से 1480-85 के लिए लिया भी जा सकता है। लुपिन मजबूत है एक्चुअली। ऐसा एक चीज जो दिख रही है, मार्केट कमजोर है लेकिन पैनिक नहीं है।
ये एक अच्छा संकेत है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इतना नीचे खुल गए तो बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आ रहा हो, सबको बेचकर निकलना हो, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। और आज के स्टार परफॉर्मर वैसे देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर कहे जाएंगे, HPBP, IOC, और दूसरा है फार्मा शेयर, जहां पर सिप्ला, सन, डॉक्टर, ये तमाम शेयर, बायोकॉन अब हरे निशान में आ गया, तो यहां पर मजबूती होती दिख रही। तो ये शेयर है जो ये दो सेक्टर्स हैं जो बाजार को अच्छी मजबूती दे रहे हैं, ये संकेत साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है। गौरव, अगर कोई सरकारी बैंक बेचना हो, शॉर्ट करना हो, तो आप क्या कहेंगे, किसे बेचना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर बड़े में देखा जाए तो PNB मुझे लग रहा है कि वीक है। फिर से आप अगर बेचना ही है तो इसको आप 82 के नीचे आप बेच सकते हैं। स्पॉट लेवल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 84, 85 ये वो लेवल है जहां से शॉर्ट चालू हुए थे। तो पहला जो टारगेट है वो 78, 79 का होगा, उसके नीचे फिर एक 74 का सपोर्ट है, और उसके नीचे वापस 68, 69 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर PSU बैंक शॉर्ट करना है तो मैं 82 के नीचे PNB की शॉर्ट की सलाह दूंगा मैं। ओके, इस बीच खबर आते हुई मारुति की ओर से कि मेंटेनेंस के बाद मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में काम शुरू हुआ है। ये एक सेल कॉल यहाँ पे गौरव आप दे रहे थे। आज हमने अब तक लो देखा है करीब 4062 का, और वहां से करीब 30 रुपए के आसपास की रिकवरी देखी गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, एक पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर स्टॉक चला गया होगा, लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगा। अगर 41 फ्यूचर्स में अगर ये 4150, 4160 को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो मैं वहां पे ऊपरी स्तरों पे फिर शॉर्ट की सलाह दूंगा मैं। स्ट्रक्चर वीक है, शॉर्ट्स अभी भी है, देखना होगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है अगर चली या नहीं। फिलहाल उसके असर नहीं दिख रहे, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर अगर आता है तो मैं सेल एंड राइज की इसमें सलाह दूंगा मैं। उछाल में करें बिकवाली, ये राय है मारुति पर। मारुति शॉर्ट करने की राय दी है अपनी पिक के तौर पर गौरव ने, और हेवल्स भी कहा था। एक बार मैं हेवल्स भी देख लूं, इसका क्या हाल है, क्या यहां पर भी कुछ कमजोरी है? 0.5% नीचे, ज्यादा कमजोर नहीं रहा, तो ये लेवल ठीक है 352 के आसपास गौरव शॉर्ट करने के लिए? जी ठीक है, ये लेवल्स भी अच्छे हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आप 5 रुपए का ऐसा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपको 342 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अगर आप इस वक्त मार्केट में देखें तो मार्केट खुलने के बाद जो सबसे ज्यादा खरीदारी देखने वाले स्टॉक्स हैं अनिल, वो सारे के सारे शुगर स्टॉक्स ही हैं। राष्ट्रीय शुगर जो शायद किसी वजह से 7-8% नीचे खुला था, नए 52 वीक हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तम शुगर एक और स्टॉक है जो नए 52 वीक हाई बनाता हुआ, अवध शुगर और अपर गैंजेस, द्वारिकेशन सभी ने नए हाइज बनाए हैं। थिरु अरुरन और त्रिवेणी, यहां पर भी हम अच्छी खासी तेजी आते हुए देख रहे हैं। इस सेक्टर के बाहर अगर कुछ स्टॉक देखें तो मैक्स फाइनेंशियल वो स्टॉक है जो मुझे ध्यान आ रहा है कि शुक्रवार को भी हमने आखिरी मिनटों में यहां पर एक उछाल आते हुए देखा था, और आज एक बार फिर से 3% ऊपर। वॉल्यूम अगर आप देखें तो इनके जो 10 दिन का औसत वॉल्यूम है उसका करीब 10% के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक फिर से चलता हुआ। अविनाश, ये जिस तरह से चल रहा है लगातार तेजी के मूड में, क्या कॉल देते हैं आप? ना, आई थिंक प्रदीप, ये एक प्योर इंश्योरेंस प्ले है जो डीमर्जर के बाद लिस्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर लंबा निवेश के लिए अगर किसी को इंश्योरेंस सेक्टर में बेट करना है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली इवन एट द करंट लेवल्स अगर किसी का मीडियम टर्म व्यू है तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। परफेक्ट, यह है मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए मजबूत है शेयर आज के लिए। चलिए अविनाश और संदीप, आप दोनों से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाकी स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उनमें एक बात साफ है कि 8100 के आसपास बाजार जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सिर्फ बैंक निफ्टी की तरफ से आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आ रही, दिक्कत नहीं है। आप देखिए बैंक निफ्टी का लो है 17,608 का, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,612 पर, यानी कि दिन के लोस पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई खास रिकवरी नहीं बनी है, और बैंक निफ्टी अगर फिर यहां से कमजोर होता तो बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। क्यों रिकवर नहीं हो रहा है, उसकी एकमात्र बड़ी वजह है ICICI बैंक। अगर 3% नीचे खुलकर ICICI बैंक में फिर से खरीदारी नहीं आती तो वो जरूर चिंता की बात है। 347 का टारगेट, माफ कीजिएगा, 447 का टारगेट दिया था टाटा मोटर्स का बाजार खुलने के पहले संदीप ने, एग्जैक्टली उसी लेवल से ये रिकवर करता हुआ दिखा है। तो आज का लो भी 347 के आसपास का ही बनेगा। कुणाल, भेल के चार्ट्स देखकर बताएं, 121 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट कहां है बगला?
देखिए, बहुत मजबूत सपोर्ट BHEL को अगर आप देखें चार्ट्स पर अनिल जी, तो 117 116 के आसपास उपलब्ध है और मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे तुरंत ये फिसलता हुआ दिखता है। ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, तो मुझे लगता है कि इसमें इन स्तरों पर शॉर्ट ना करें। जिनके पास शॉर्ट है वो मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ स्टॉक जहां पर शुरुआत के बाद दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट सोर्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमने ओपनिंग के बाद करीबन 2% के आसपास बिकवाली देखी है और करीबन 15-16% वॉल्यूम यहां पर औसत के सामने दिखाई दे रहा है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप इसके चार्ट्स को? देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप चार्ट देखें तो कोई खास इंस्पायरिंग चार्ट नहीं है प्रदीप। हालांकि देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छा पुलबैक इसमें आया है, लेकिन मुझे लगता है कि 48 के आसपास बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहीं से नीचे आता हुआ दिख रहा है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशंस हैं और मुनाफे में है तो एक बार के लिए निकलना चाहिए। ओके, वक्त है इजाजत लेने का। कुणाल और गौरव, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के MD वैभव सांघवी। वैभव, स्वागत है आपका। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ी हैं, क्या लगता है आपको कि अब ब्रेक्जिट पर फैसला आने तक क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार और गिरावट दिखा सकते हैं? पास्ट में हमने ऑलवेज देखा हुआ है कि जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है ऑन अ ग्लोबल इवेंट, और जैसे कि ब्रेक्सिट है और काफी बड़ी इवेंट है, उसके चलते हम हमेशा देखते हैं कि वोलेटिलिटी एक ऊपर जाती है। और हमने देखा कि येस्टरडे US विक्स ऑल्सो 13% से 17% के आसपास हुई है। और दूसरा कि थोड़ा रिस्क ऑफ होता है जस्ट टू हेज द पोर्टफोलियोज। सो हमें लगता है कि जब तक ये इवेंट पैन आउट नहीं होता, वी विल कंटिन्यू टू सी वोलेटिलिटी, और वो वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा रिस्क ऑफ हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ब्रेक्सिट किस बाजू करवट बैठेगा तो इट इज समथिंग नोबडी नोज, विल हैव टू वेट टिल देन। हालांकि दोनों साइड के रिपोर्ट्स है, बट शॉर्टर टर्म इट विल गेट इम्पैक्टेड इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्वांटम क्या, अगर समझ ये निकल गया कि ब्रिटेन बाहर हो गया है, अभी तो मामला बराबरी का, जो रिपोर्ट्स आ रही कि किसी भी तरफ हो सकता है। मैं एक आध रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बोल रहे कि अगर ब्रिटेन निकल गया तो वहां के बाजार 15% गिरेंगे और बाकी ग्लोबल मार्केट 10% गिरेंगे। क्या इतना बड़ा मामला है? इतना बड़ा मामला फंडामेंटली इकोनॉमिक वाइज इनिशियल तो नहीं है, बट लार्जर वरी ये है कि एक बार ब्रिटेन निकलेगा तो देयर वुड बी अदर कंट्रीज इन यूरोप जो स्टार्ट करेंगे रेफरेंडम लेने के लिए कि हमें भी यूरोप में रहना है या नहीं रहना है। सो लार्जर क्वेश्चन इज दैट रादर देन ब्रिटेन इटसेल्फ लीविंग। डेफिनेटली इन शॉर्टर टर्म ट्रेड इम्पैक्ट होगा और करेंसी मूवमेंट भी काफी होगी अगर ये होता है तो। और जब भी करेंसी वोलेटिलिटी बढ़ती है, कमोडिटीज पर स्ट्रेट इम्पैक्ट होता है, और सब्सिक्वेंटली आप इक्विटीज में भी उसका इम्पैक्ट देखते हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क ऑफ। सो यस, अगर बाहर निकलता है तो थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है ग्लोबल मार्केट्स में, और वो भी सेंटिमेंटल और टेक्निकल है रादर देन मोर ऑफ फंडामेंटल। तो ऐसे माहौल में फिर US फेड तो इस वक्त कुछ नहीं करेगा? अनलाइकली, बिकॉज लास्ट टाइम के पेरोल नंबर्स के बाद भी अगर हम देखें तो, और ये इवेंट आनी है तो आई थिंक ये जून मीटिंग तो हम सेफली कह सकते हैं कि थोड़ा हमें नहीं लगता है कि हाइक होगा एटलीस्ट इस मीटिंग में। पॉसिबल है कि अगर ब्रेक्सिट का पोल्स और ब्रेक्सिट का रेफरेंडम इन फेवर हुआ इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग इन यूरोप, तो यू माइट बी लुकिंग एट जुलाई, बट हमारे एक्सपेक्टेशंस मोर ऑन सितंबर है रादर देन ऑन जुलाई। मतलब 15 तारीख को तो कुछ नहीं होने वाला, लगता तो नहीं और है। कमेंट्री भी ऐसी कुछ नहीं आएगी जिससे कि डर लगे। करेक्ट, बिकॉज कमेंट्री में भी हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबल मार्केट्स वुड बी समथिंग विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट और विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ऐसे में हमारे बाजारों में भी ये जो गिरावट का रुख बनने लगा है, क्या अंदाजा है आपका, कितनी कमजोरी आ सकती है, किस लेवल पर आप कहेंगे कि खरीदारी कर लेनी चाहिए? जी, हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि 8,200 8,300 पे हमें वैल्यूएशंस थोड़े रिच लग रहे थे एनी विच वेज। सो ये एक रीजन है, प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजन जो मार्केट ने लिया है थोड़ा करेक्ट होने के लिए है। कहां तक करेक्ट होगा वो तो डेफिनेटली उसके बाद ही पता चलेगा कि वेदर वो रहता है या नहीं रहता है। बट सेफली इन आइसोलेशन अगर आप देखें, डोमेस्टिक इकोनॉमी 7,600 7,700 स्टार्ट्स टू लुक अ वेरी गुड लेवल टू बाय इनटू द मार्केट।
7,600 to 700. 7,700 ये अच्छा लेवल है। ओके, हमारे यहाँ अगर मॉनसून ठीक ठाक हो जाए और मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल पास हो जाए तो फिर अगर ब्रेक्जिट हो भी जाता है ब्रिटेन बाद तो भी हम बच जाएंगे। सी, ब्रेक्सिट होना एक इवेंट है और ये इवेंट से एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एक बार तो आएगा। अभी क्या क्वांटम आएगा वो हमें नहीं पता है, बट डेफिनेटली एक नीजक रिएक्शन तो रहेगा। हाँ, जीएसटी है और अपने अर्निंग्स भी लास्ट क्वार्टर काफी अच्छे थे तो वो थोड़ा कुशन देगा अपने को मैसिव फॉल से। बट इफ यू आस्क मी, रिस्क ऑफ होना और इवेंट में थोड़ा गिरावट आना पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी है। तो कमोडिटी मार्केट की रैली क्या आपको लगता है कि कहीं पूरी हो गई है और इस वक्त मेटल और क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? टू थिंग्स, बेस मेटल देखें और क्रूड देखें। क्रूड काफी स्टेबलाइज्ड है $50 के आसपास, वेयरएज इन केस ऑफ बेस मेटल हमने नहीं देखा है कि देयर हैज बीन मैसिव रिकवरी। आप एल्यूमिनियम को देखें, $1,500 ग्लोबली ऑन एलएमई चल रहा है, वही चल रहा है काफी टाइम से। हालांकि एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। आपने देखा कि एल्यूमिनियम और अदर बेस मेटल लास्ट नवंबर दिसंबर में काफी बॉटम आउट हो चुके थे और तब से स्टेबलाइजेशन मोड में है। पर अगर हम आगे जाके देखें कि वेदर ये रैली कंटिन्यू हो सकती है या स्टेबलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है, इट विल लॉट डिपेंड ऑन चाइना और चाइना में क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ चाइना। अगर वो बेहतर होता है, वी विल सी सम अमाउंट ऑफ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड। यहाँ के स्टॉक्स मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस। सो यू माइट सी कि अगर जो रिस्क ऑफ होता है ग्लोबली तो मेटल्स, कमोडिटीज और बैंक्स एक स्पेस है जो काफी चले हुए हैं, थोड़े करेक्ट हो सकते हैं। मेटल्स, बैंक्स, कमोडिटीज ये तीनों खराब है। और बैंक्स में फिर क्या ज्यादा सरकारी बैंक ही खराब है? सरकारी बैंक आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द पोजिशनिंग ऑल्सो कि कहाँ ज्यादा पोजिशनिंग हुई है। बट ऑन बैंक निफ्टी लेवल या सरकारी बैंक, आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी जा सकती है नीचे, बिकॉज एनी विच वे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कोई अर्निंग्स का तो सहारा नहीं है एटलीस्ट बैंक्स में। सो यू माइट सी ये स्पेस थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो चूंकि आप एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो रखते हैं तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे आप शॉर्ट हैं? नो, करंटली इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट मेटल्स एंड कमोडिटीज टू एन एक्सटेंट है, थोड़े बैंक्स भी हैं हम इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट। पर ऑन द लॉन्ग साइड जितने भी डोमेस्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज है, राइट फ्रॉम टू, आई मीन हमारे प्रेफरेंस काफी टाइम से 2 व्हीलर्स रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्म इक्विपमेंट, एग्रोकेमिकल्स, सीमेंट और एनीथिंग टू डू विद डोमेस्टिक इज समथिंग जो हम लॉन्ग कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक में हमें नहीं लगता है ऑन अ लॉन्गर टर्म देयर इज एनी प्रॉब्लम। वी आर ओनली वरिड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, नॉट फॉर द डोमेस्टिक इश्यूज। एक चीज बताइए फिर, ऐसे में अगर बाजार यहां से कमजोर होते हैं, 7,600 7,700 के आसपास कह रहे हैं कि आपको लगता है वहां थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, वहां पर खरीदारी कहां करनी चाहिए फिर? Our preference will remain on the domestic side. सीमेंट अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगेन ऑल दीज वैल्यूएशन जो हमें पसंद है, वैल्यूएशन अभी थोड़े रिच लग रहे हैं। द सेम वैल्यूएशन अगर मुझे सस्ते मिलते हैं 7,600 7,700, आई एम श्योरली गोइंग टू लुक एट दैट बास्केट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। एविएशन स्टॉक्स के लिए आज बुरी खबर आई है थोड़ी, इसलिए दबाव में है, लेकिन अगर आप देखें तो क्रूड पे अगर एक टॉपिक आउट का कॉल लिया जाए तो फिर एक खरीदारी का मौका हो सकता है। क्रूड ही एक कमोडिटी है जो वी आर नॉट एबल टू गेट अ हैंग ऑन प्योरली बिकॉज देयर इज नॉट मच ऑफ डिसाइसिव ग्रोथ ग्लोबली। अगर डिसाइसिव ग्रोथ ग्लोबली नहीं है और देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, फिर भी इतना स्ट्रांग रहना क्रूड इन स्पाइट ऑफ राइजिंग इन्वेंटरीज ग्लोबली, ये हमें कहाँ इक्वेशन में कुछ तो गैप है हमें लगता है। सो आवर व्यू इज के लॉन्गर टर्म वी आर गोइंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स और लॉन्गर टर्म क्रूड हमें नहीं लगता है कि यहाँ से मैसिव स्पाइक देगा। मे बी सेंटिमेंट के कारण, मे बी पोजिशनिंग के कारण टिका हुआ है ऑयल और क्रूड, बट लॉन्गर टर्म वी आर नॉट वेरी कीन। येस, इन टर्म्स ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री जैसे आपने कहा, ऑक्यूपेंसी रेट्स ऊपर जा रहे हैं, येस,
और लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरली इंडिया एज ए कंज्यूमर आप देखें तो ये इंडस्ट्री अच्छी करनी चाहिए. इट्स जस्ट दैट वेरिएबल ऑफ क्रूड इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल और उसको कैसे प्रेडिक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. लॉजिस्टिक्स आपको लगता है अभी भी तेजी बाकी है? और जिस तरह से अब लोग उम्मीद लगाकर बैठे कि राज्यसभा के चुनाव के नतीजे ठीक आए हैं बीजेपी के फेवर में, 14-15 को एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग भी है, पास कराने की और कोशिशें तेज होगी. वित्त मंत्री इस बार ज्यादा साफ संकेत देने की मॉनसून सेशन में वोटिंग के लिए भी तैयार है. खरीदना चाहिए. जीएसटी स्ट्रक्चरली इज अ वेरी बिग पॉजिटिव. वो होता है तो आप देखेंगे जीएसटी है और सॉरी इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स लॉजिस्टिक्स है, एक काफी अच्छा बेनिफिट देगा. बट व्हाट आई वुड आल्सो सजेस्ट इज कि जब अपने को टॉप डाउन सेक्टर्स अच्छे लगते हैं साथ में वैल्यूएशंस पे भी नजर रखिए ऑलवेज. अगर वैल्यूएशंस मोर देन एक्सपेंसिव दिख रहे हैं या मोर देन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इतनी रिकवरी को तो विल प्रोबेबली वेट फॉर सम बेटर प्राइजेस टू कम इन. बट ऑन अ सेक्टरल बेसिस येस लॉजिस्टिक्स डू अपीयर टू बी गुड. और उसके साथ देयर आर सम अमाउंट ऑफ अदर कंज्यूमर सेक्टर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स ऑल्सो जो बेनिफिट करेंगे जीएसटी के कारण. ओके शुक्रिया आपका. तो कोई डिस्क्लोजर्स? इट इज ऑलवेज सेफ टू एज्यूम कि जितने मैंने स्टॉक्स या सेक्टर्स कहे हैं उसमें हम इंटरेस्टेड है. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. और अब डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अजय स्वागत है आपका. जिस तरह का पैनिक देखा जा रहा है हमारे बाजारों और दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखी गई है. राहत की बात है कि मार्केट खुलने के बाद और ज्यादा बिकवाली उतनी नहीं देखी जा रही. कैसे देखते हैं आप इस वक्त इस हालात को और क्या कॉल दे रहे हैं? देखिए हमारी कॉल तो थी कि पिछले हफ्ते हमने आपके दूसरे चैनल पे बात किया था कि लास्ट हफ्ते में काफी प्रॉफिट बुक कराए हैं और हमें ये लगता है कि जो इन्वेस्टर जो प्रॉफिट के अंदर में है वो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट को बुक करें थोड़ा थोड़ा और सेक्टर को भी चर्न करें. जहां जहां उनको अच्छा प्रॉफिट आया है, जैसे शुगर में अच्छा प्रॉफिट आया है उसको आप ले लीजिए. आप लॉजिस्टिक की भी बात कर रहे थे, हमने तो कहा कि अब लॉजिस्टिक कंपनी में से आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बाहर आइए बिकॉज काफी दाम बढ़ चुके हैं. फिर आएगा दाम आएगा फिर लेने की कोशिश करेंगे. तो इस समय ये है कि आपको पोर्टफोलियो अपना चर्न करना है, आपको अपना प्रॉफिट लेना है और अगर मार्केट और गिरता है तो री एंट्री करनी है. नहीं गिरता है तो इतनी कोई जल्दी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती रातों रात शेयर खरीद लीजिए बिकॉज ये मार्केट है एक्सपेंसिव. थोड़ी सी लिक्विडिटी पे टिकी हुई है. फंडामेंटल थोड़े से उतने हालात उतने इंप्रूव नहीं जितने हम सोच रहे हैं. मानसून पे काफी हम लोग को वो है कि मानसून आएगा तो उसके कारण हमारे को शेयर प्राइस बढ़ेगा. तो इस पूरे सेंसिटिविटी को देखते हुए फेड की इंक्रीज है, ब्रेक्सिट है, 1000 चीजें हैं, यूएस में कल शूटिंग हुआ उसका इंपैक्ट होगा, वो सब देखते हुए प्रॉफिट बुक करना और सेक्टर चर्न करना आई थिंक बहुत जरूरी है इस मार्केट में. कितना गिर जाए बाजार और तो फिर आप अजय जी कहेंगे कि सेंसेक्स निफ्टी के लेवल से ठीक है ये लेवल, अब यहां पर खरीदारी शुरू करनी चाहिए? देखिए बाजार को आप मत देखिए. आप अपने अपने स्टॉक निकाल लीजिए, आप सेक्टर निकाल लीजिए कहां पे. जैसे अब ये देखिए कि बाजार तो वहीं का वहीं था लेकिन ये फार्मा बाजार बढ़ता रहा, फार्मा इंडस्ट्री कम होती रही तो उसके असर फर्क नहीं पड़ा. जिसका फार्मा में शेयर था उससे तो कोई रैली देखी नहीं, उसका तो बल्कि प्राइस गिरी गया. तो आई थिंक हमें ये देखना है कि हम किस सेक्टर में हैं जाके बाजार को देखें बिकॉज अगर जैसे फार्मा सेक्टर है वो तो ऑलरेडी काफी गिर चुका है, उसमें अगर आप एंट्री करना चाहते हैं धीरे धीरे तो टाइम आ रहा है कि आप एंट्री करिए. बाजार को गिर रही है बढ़ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा सेक्टर है तो इसलिए आपको देखना है कि जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप सीमेंट है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप एलएनटी का स्टॉक लेना चाहते हैं और 1450 तो नहीं लोगे ना एलएनटी का स्टॉक. अगर बाजार गिरी 2-4% भी गिरी और स्टॉक वहीं 1400 पे रह गया तो एंट्री पॉइंट तो नहीं बनता. तो मेरे हिसाब से आप अपने स्टॉक देखिए, सेक्टर देखिए. बाजार को इंपॉर्टेंट है बट इतना क्रिटिकल नहीं है. इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस स्टॉक में उस सेक्टर में किस एंट्री प्राइस पे आ रहे हैं और किस बॉयंसी में आ रहे हैं. बिकॉज अगर काफी हाई है और आप एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल है. जैसा हमने एलएनटी का कहा, आप 1400 पे खरीदेंगे, इसको 1 साल बाद में आपका प्रॉफिट क्या होगा मैं नहीं जानता बट बहुत कम होगा शायद. तो इसलिए एंट्री प्राइस को देखिए, शेयर को देखिए, सेक्टर को देखिए, बाजार को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए बिकॉज बाजार के मैट्रिक्स इतने आपको नजर नहीं आते. लाइक बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया वेरी क्लियरली, कई सेक्टर पीछे रह गए. तो बाजार को छोड़ दीजिए, आप सेक्टर को देखिए. फार्मा के अलावा और कौन से सेक्टर्स या स्टॉक हैं जिनमें खरीद के लिए आप तैयार रहेंगे गिरावट में? देखिए एक खरीद का सेक्टर है जो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है वो है एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर, जो मेरे हिसाब से हमेशा के लिए अच्छा सेक्टर रहता है लेकिन उसमें जो प्राइस बढ़े हैं
बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खासकर एनबीएफसीज के। तो वहां पे आपने अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया है, बुक करेंगे और फिर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपका 25 से 30% पोर्टफोलियो इंडिया की स्टोरी में हमेशा होना चाहिए। तो वो एक सेक्टर है जो गिरेगा, आप उसमें जाइए। दूसरा सेक्टर है, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरती हैं तो वहां पे आप एंट्री करिए, अभी भी काफी रीजनेबल प्राइस में, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बट आप उसको एंट्री करिए। कई सारे स्टॉक्स आपके जैसे हैं जिनकी फ्रेंचाइज वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे जॉकी ले लीजिए या हेवल ले लीजिए या ले लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आप उनको प्रॉफिट बुक करिए, फिर करेक्ट होते हैं, आप आइए, धीरे धीरे अपनी एवरेज वैल्यू ऑफ होल्डिंग को घटाते रहिए। तो फ्रेंचाइज स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज करेक्शन के बाद में आई थिंक ये सेक्टर्स हैं जहां पे आपको आना पड़ेगा। सीमेंट को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दो तरीके की मार्केट न्यूज आ रही है कि उनके दाम बढ़ नहीं पा रहे हैं शायद, या वॉल्यूम में अभी प्रॉब्लम आने लगी। मार्च में वॉल्यूम काफी बड़ा गवर्नमेंट के कारण में, अब अप्रैल मई जून में वॉल्यूम का जो न्यूज आ रही है वो इतनी हाई नहीं है और प्राइस भी बढ़ नहीं पा रही है। तो सीमेंट सेक्टर खासकर हम कहेंगे जरा निवेश रोकिए, थोड़ा सा पहले मार्केट के सिग्नल आ जान दीजिए। ऑटो के अंदर भी इस समय आई थिंक निवेश रोकना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशन काफी रिच है, और उसके कारण अभी आप नंबर देखिए कि मई जून के नंबर क्या आते हैं, उसके बाद ही निवेश करिए। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक है। इस बाजार में फिलहाल खरीदारी करने की जल्दबाजी ना करें। लेकिन फार्मा स्टॉक्स जो अब मजबूत होते दिख रहे हैं, पहले करेक्ट हो गए, क्या ये स्टॉक आपको सेफ दिखते हैं इस बाजार में? अगर आज किसी को पैसा लगाना है तो फिर क्या वहां पर नजर रखी जाए? देखिए, एंट्री फार्मा में काफी सारी बैड न्यूज आ गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ने भी लोकल प्राइस कंट्रोल किया है, तो उसके कारण कई सारे ड्रग्स को बैन किए थे जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, तो उसका इंपैक्ट अगले 2-3 क्वार्टर में आएगा सेल्स के अंदर में, वो आप देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट कोई टर्न अराउंड हो जाएगी स्टोरी, बट इस स्टोरी में बहुत दम है आफ्टर द करेक्शन। अब सन फार्मा भी 700 के आसपास आ गया है, लुपिन भी नीचे आ गया है, रेडी भी आ गए हैं और कई सारी कंपनियां। तो हमारे हिसाब से हमने अब इसमें से जो एग्जिट कर चुके थे हम लोग अबाउट 4 या 6 महीने पहले, इस सेक्टर को कंप्लीटली एग्जिट किया था, हमने फिर से एंट्री का कॉल दे दिया है कि इस सेक्टर में अब एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ओके, अब जो शुगर की बात कर रहे थे कि एक बार की मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से शुगर के दाम में तेजी बनी हुई है, इसको देखते हुए कितने करेक्शन पे आप फिर री एंट्री की राय देंगे उस स्थिति में? देखिए, शुगर इस समय मुझे लगता नहीं कि कोई खास करेक्शन मोड में आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा बिकॉज दाम तो ओवरनाइट कम नहीं होंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि इस कंपनीज में आपने काफी प्रॉफिट कमा लिया है, कई स्टॉक्स 10-10 गुना 8-8 गुना बढ़ गए हैं पिछले 1 साल के अंदर में, तो इसमें सबका जो निवेश का प्रॉफिट काफी हेफ्टी है, अच्छा है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीक लगता है मेरे को ये कि कभी ना कभी गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी कि गवर्नमेंट में जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, जो इशू है पब्लिक के साथ में, उसके कारण यहाँ प्राइस कंट्रोल आ सकते हैं या इंपोर्ट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में। तो गवर्नमेंट एक्शन के कारण में, या शुगर केन के प्राइस बढ़ा दें इस बार सीजन में कि भाई आपके शुगर के दाम बढ़ गए तो प्राइस बढ़ा दीजिए शुगर केन की। सबसे बड़ा मुनाफा ये हुआ है शुगर केन कंपनीज को, शुगर कंपनीज को, कि उनके दाम बढ़ गए, लेकिन शुगर केन प्राइस पिछले 1-1.5 साल से आई थिंक 5 या 20 रुपए क्विंटल बढ़ाई गई है, तो उससे उनका मुनाफा काफी बढ़ गया है ना। वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करना है कि अब जो इवेंट हो सकते हैं, शुगर केन प्राइस इंक्रीज या प्राइस कंट्रोल, वो आपके मार्जिन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो पॉजिटिव न्यूज काफी हद तक आई थिंक खत्म हो चुकी है। अब आने की अंदेशा तो नेगेटिव न्यूज है, अच्छा प्रॉफिट है, बुक कर लीजिए, नहीं गिरेगा तो भी परेशानी नहीं है, ज्यादा बढ़ेगा तो किसी और की किस्मत है, बट यह है कि इसमें नेगेटिव न्यूज का आना ज्यादा अंदेजा है, ना कि आपको पॉजिटिव न्यूज का। ओके, एक चीज बताएं अजय जी, ये दुनिया भर में बड़ी चिंता हो रही है ब्रिटेन के एग्जिट को लेकर कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएगा, 23 तारीख को वोटिंग होनी है। आप इसे कितना बड़ा मामला समझ रहे हैं और इसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हिंदुस्तान पे मेरी एनालिसिस कहती है कि हमारे को इतना कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट में कोई भी उथल पथल होती है तो उसका फर्क तो इंडियन मार्केट पे पड़ता ही है, बट फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी पे या हमारे को उसमें इतना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जो डेटा, जो हमारा जो ट्रेड डेटा है, जो यूके के साथ है, यूरोपियन कंट्री साथ में है, उसका ब्रेक्सिट से तो कोई लेना देना है नहीं मेरे हिसाब से। तो जो इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ट्रेडिंग इश्यूज हैं यूरोप के, अमेरिका के और इंग्लैंड के, इतने हमारे को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर उथल पुथल होगी 2-4-5 दिन की, जो फाइनेंशियल मार्केट में होगी, हमको इम्पैक्ट करेगी, बट फंडामेंटली ब्रेक्सिट का इकोनॉमी पे तो मुझे लगता नहीं कोई खास मेजर इम्पैक्ट आएगा। ओके, यहाँ पर
नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे सभी की लगातार बनी हुई है अजय, ऐसे में क्या आप मान रहे हैं अगले 10-15 दिनों तक FIIs का व्यू कैसा रहेगा? क्या उनकी ओर से जो अभी तक बिकवाली नहीं हुई है वो होने का कोई अंदेशा आप देखते हैं, फिर फेड की वजह से हो या इस ब्रेक्सिट की अनिश्चितताओं को देखते हुए हो? देखिए, इस समय एक इवेंट जो अगर हो सकता है फेड हाइक, तो आई थिंक डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर में, उसके कारण अगर ये आउटफ्लो होगा मुझे लगता नहीं है। अगर फंडामेंटली कोई ब्रेक्सिट के कारण में कोई मेजर इशू होता है इंटरनेशनली तो 2, 4, 10 दिनों के लिए हो भी सकता है। बट आई थिंक इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी चीज जो अभी देखी जाएगी, जो FIs और लोकल इन्वेस्टर सब एक चीज पे लगाए बैठे हुए, उम्मीद कि एक अच्छा मानसून आएगा, उसके कारण में गवर्नमेंट पे प्रेशर कम होगा और रूरल कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी और चीजें वापस अपने उस पर आएंगी। अगर मानसून में कोई गफलत आती है तब वहां पे आके एक रीअसेसमेंट पॉइंट आएगा कि अब इसमें इस मार्केट में इस लेवल पे एक फेलिंग मानसून में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। बट इंटरनेशनल इवेंट के कारण कोई मेजर रिवर्सल हो मुझे नहीं लगता। जो भी हम बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टर से, आई थिंक रीजनेबली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा पैसा बिलियन इधर और बिलियन उधर जाता रहेगा। बट ऐसा कोई मूड चेंज नहीं नजर आता कि इंडिया को रातों रात बिकॉज ऑफ कोई इवेंट के कारण अब मूड रिवर्सल होगा और काफी सारा पैसा चला जाएगा। हाँ, डेट में खासकर हो सकता है कि रिवर्सल हो, इक्विटी मार्केट जगह डेट में पैसा जा सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट की यील्ड नीचे नहीं आ रही है तो कैपिटल गेन का वो उम्मीद कम होती जा रही है, उसके कारण शायद डेट में पैसा वापस जा सकता है। बट इक्विटी में इतना जाना मुझे नहीं लगता कि होगा। ओके, ये है राय आपके लिए। चलिए अजय जी से विदा लेने का वक्त है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर राय देने के लिए। बाजारों ने की कमजोर शुरुआत और 8100 के ऊपर आने में निफ्टी को हो रही है मुश्किल। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे लेकर आएंगे सौदा आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं प्रियंका। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। तो क्रूड फिसल रहा है, सोना चमक रहा है, कमोडिटी बाजार में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए समझेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ आगे।